नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने कर्नाटक युद्ध की भूमिका और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे जो कल हम भूल गए थे कि वास्तव में जो वर्तमान कर्नाटक राज्य है और जिस कर्नाटक राज्य के बारे में इस समय हम पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति भारत में कहाँ है। देखेंगे कि वर्तमान कर्नाटक राज्य जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी दक्षिण पश्चिमी तट कह सकते हैं। इस पर वर्तमान कर्नाटक राज्य आपका स्थित है। जबकि जिस कर्नाटक राज्य के बारे में इस समय हम पढ़ रहे हैं वह आपके पश्चिमी तट पर न स्थित होकर भारत के पूर्वी तट पर स्थित था, यानी भारत के दक्षिणी भाग के पूर्वी तट पर, यानी दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित था। और जो वर्तमान तमिलनाडु है उस तमिलनाडु राज्य के कुछ हिस्से इस कर्नाटक राज्य में शामिल थे। आइए अब हम पढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था वह दक्षिण भारत के दो राज्यों कर्नाटक और हैदराबाद में शुरू हुआ उत्तराधिकार का युद्ध था। यानी इन दो राज्यों में जो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, उस उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया और यह युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के युद्ध में बदल गया। कर्नाटक राज्य में जैसा कि हमने पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय बताया था कि वहाँ का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन की सत्ता को उनके करीबी रिश्तेदार चंदा साहब ने चुनौती दी और कहा कि आप बहुत दिनों तक शासन का सुख भोग चुके हैं, अब आप सत्ता छोड़ दीजिए और हम कर्नाटक का राज्य संभालेंगे। यहाँ हैदराबाद के नवाब आसफ जा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग नवाब बना और इसकी सत्ता को चुनौती दिया नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने। चाचा और भतीजे के बीच जो सत्ता का संघर्ष है देखेंगे कि आज भी चल रहा है। वर्तमान में भी बहुत सी राजनीतिक पार्टियों में सत्ता को लेकर चाचा और भतीजे के बीच संघर्ष चल रहा है और देखेंगे कि भारतीय इतिहास में इस पर कई बार फिल्में भी बनाई गई हैं। सब मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मुजफ्फर जंग नासिर जंग की सत्ता को चुनौती देगा। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले के बारे में हमने बताया था कि डुप्ले जब प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय वह पूरा प्रयास कर रहा था कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में कोई युद्ध न हो। लेकिन यहाँ डुप्ले ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों राज्यों के उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप किया। डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब का पक्ष लिया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया और यहाँ एक गुट बना जिसे FCM भी कह सकते हैं, यानी फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज किनका पक्ष लेंगे? अंग्रेज कर्नाटक में अनवरुद्दीन का पक्ष लेंगे और हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लेंगे। यहाँ जो दूसरा गुट बना AAM, यानी अंग्रेज, अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग।
यहाँ तत्परता दिखाते हुए डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को, या यह कह सकते हैं कि चांदा साहब, फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग ने मिलकर 1749 में एक युद्ध किया जिसे कहा जाता है अंबर का युद्ध, या इसी को कहा जाता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। इस अंबर के युद्ध में तीनों ने मिलकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी और डुप्ले ने तुरंत चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। चंदा साहब ने नवाब बनने के बदले फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास के 80 गांव फ्रांसीसियों को दिए। यहाँ देखेंगे अनवरुद्दीन की हत्या तो कर दी गई, लेकिन इसका एक पुत्र था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अपनी जान बचाकर भागकर जाएगा त्रिचनापल्ली और त्रिचनापल्ली में अपने आप को संरक्षित करेगा, अर्थात त्रिचनापल्ली में शरण लेगा। इस बीच 1750 ईस्वी में अंग्रेजों तथा नासिर जंग ने मिलकर कर्नाटक राज्य पर आक्रमण किया, परंतु दोनों पराजित हुए और इस पराजय का परिणाम यह हुआ कि नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया और नासिर जंग मारा गया। तब डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया और यहीं पर डुप्ले अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक फ्रांसीसी सेनानायक है जिसका नाम है जनरल बुस्सी। जनरल बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना हैदराबाद में रख देगा। यहाँ मुजफ्फर जंग को जब हैदराबाद का नवाब बनाया गया तो नवाब बनने के बदले इसने 50 लाख रुपए फ्रांसीसी सेना को और 20 लाख रुपए डुप्ले को दिया। मुजफ्फर जंग नवाब तो बन गए, लेकिन यह सत्ता का सुख ज़्यादा दिन तक नहीं ले सके। एक दुर्घटना में यह मारे गए। तब जनरल बुस्सी ने क्या किया, आसफ जाह का एक पुत्र था जिसका नाम है सलामत जंग, इसको तुरंत हैदराबाद का नवाब बना दिया। यानी यहाँ तक आते आते कर्नाटक तथा हैदराबाद दोनों राज्यों में फ्रांसीसियों की पकड़ मजबूत हो गई और इस समय तक जो भारत में फ्रांसीसी सत्ता है वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन इनकी स्थिति जो बनी थी वह ज़्यादा दिन तक अस्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली था जिसने त्रिचनापल्ली में अपने आप को संरक्षित कर रखा था या त्रिचनापल्ली में शरण ले रखे थे। मोहम्मद अली की हत्या करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों तथा चंदा साहब ने अपनी अपनी सेना के साथ त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया और त्रिचनापल्ली को घेर लिया। परंतु त्रिचनापल्ली का घेरा जो इन्होंने डाला
वह घेरा काफ़ी लंबे समय तक चला। यानी यह तुरंत तृष्णापल्ली को जीतने में असफल रहे और इस कारण तृष्णापल्ली को इन्होंने घेरे रखा। और जब चंदा साहब तृष्णापल्ली हैं तो इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट है वह यानी वहाँ कोई भी शासक नहीं है। ऐसी स्थिति में अर्काट क्षेत्र नेतृत्वहीन है। इन परिस्थितियों में एक अंग्रेज व्यक्ति का उदय होगा जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, या इसे कहा जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में काम करने भारत आया था, लेकिन देखेंगे कि इसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेजी शक्ति को भारत में स्थापित करने में लगाया और आगे चलकर इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाएगा। यहाँ देखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों को सुझाव दिया कि जो चंदा साहब हैं इस समय कहाँ हैं? तृष्णापल्ली में हैं। यदि ऐसी स्थिति में हम यानी अंग्रेज कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करें तो चंदा साहब को अर्काट का घेरा उठाकर चंदा साहब को तृष्णापल्ली का घेरा उठाकर अर्काट आना पड़ेगा। क्लाइव के सुझाव पर अंग्रेजों ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक भाग तृष्णापल्ली पर आक्रमण करने गई और दूसरा भाग अर्काट पर आक्रमण करने गया। जैसे ही चंदा साहब को यह सूचना मिली कि अंग्रेज उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिए हैं, तुरंत चंदा साहब तृष्णापल्ली का घेरा उठाकर अर्काट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अर्काट पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में अंग्रेजों के एक सहायक राजा थे, तंजौर के राजा। तंजौर के राजा ने चंदा साहब की हत्या कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेज तृष्णापल्ली में मोहम्मद अली को बचाने में भी सफल हुए और इन्होंने फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। यानी यहाँ तक आते आते कर्नाटक में एक बार पुनः अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यहाँ देखेंगे कि यह युद्ध लंबा खींचा। इसके पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध चला और एक साल बाद ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध के कारण लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, जिसको उठाने में फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी सरकार सक्षम नहीं थी। अतः फ्रांसीसी अधिकारियों ने अंग्रेजों से समझौते की बातचीत करनी शुरू की। तब अंग्रेजों ने शर्त रखी कि जब तक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत से वापस नहीं बुलाया जाएगा या भारत से नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम समझौता नहीं करेंगे। तब फ्रांसीसी सरकार ने 1754 ईस्वी में डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध रोक दिया गया। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। डुप्ले के स्थान पर फ्रांसीसी सरकार ने गोडेहू नामक व्यक्ति को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू भारत आने के बाद
1755 ईस्वी में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि करेगा। यानी 1755 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत यह समझौता हुआ कि आगे से दोनों शक्तियां यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज किसी भी भारतीय राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की भूमिका भी यूरोप में तैयार होगी। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1756 ईस्वी में एक युद्ध शुरू हुआ जिसे कहा जाता है सप्तवर्षीय। यह युद्ध 1756 में शुरू हुआ और 1763 तक चला। इस 7 वर्ष तक यह युद्ध चला, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। हमने पहले ही बताया कि यूरोप में जब जब इनके बीच कोई संघर्ष प्रारंभ होगा तो उसका प्रभाव जहाँ जहाँ यह पूरे विश्व में दोनों शक्तियाँ होंगी वहाँ वहाँ पड़ेगा। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होने के साथ ही भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी और इसके लिए अपने किलेबंद बस्तियों को मजबूत करना शुरू किया। यानी इस युद्ध का कारण कहाँ होगा? यूरोप में होगा। यहाँ देखेंगे कि फ्रांसीसी सरकार ने इस युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने भारत में फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू को वापस बुला लिया और इसके स्थान पर काउंट डी लाली को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण गोडेहू के जाने और काउंट डी लाली के भारत आने के बीच काफ़ी समय लगा और इस समय का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और बंगाल में 1757 में एक युद्ध लड़ा जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। और 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या किया कि 1757 में ही बंगाल में जो फ्रांसीसी किलेबंद बस्ती है चंद्रनगर, उस पर आक्रमण कर दिया और चंद्रनगर पर आक्रमण करते ही भारत में इनके बीच पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ देखेंगे कि गोडेहू के स्थान पे जिस काउंट डी लाली को भारत भेजा गया, उस काउंट डी लाली को भारत की वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान न होने की वजह से काउंट डी लाली ने एक गलत निर्णय लिया, जो निर्णय इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। इसने यानी काउंट डी लाली ने जनरल बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में रखी गई फ्रांसीसी सेना को हैदराबाद से वापस बुला लिया। जब बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया गया तो हैदराबाद का नवाब भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। यानी फ्रांसीसियों की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में एक युद्ध होगा जिसे कहा जाता है वांडीवास का युद्ध।
यह वाणिवास देखेंगे वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है और उस समय के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस वाणिवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट। सर आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को इस वाणिवास के युद्ध में परास्त कर दिया। और इस युद्ध में परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने पहले पांडिचेरी पे कब्जा किया और धीरे धीरे करके भारत के सभी फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्रियों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देखेंगे कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, इस सप्तवर्षीय युद्ध में भी फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित होंगे। यानी भारत में पराजित होने के साथ साथ फ्रांसीसी यूरोप में भी पराजित हो रहे हैं और अंततः इनको अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1763 ईस्वी में एक संधि होगी जिसे कहा जाता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, इस संधि के तहत यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध और भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस की संधि के तहत यह समझौता हुआ कि भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक फैक्ट्रियां तो वापस कर दी जाएंगी, लेकिन अब वह भारत से केवल व्यापार कर सकते हैं, भारत में सेना नहीं रख सकते। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि यूरोप से जितने भी देश व्यापार करने भारत आए थे, उनमें अंग्रेज तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के साथ सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे और अन्य यूरोपीय शक्तियों को इन्होंने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया और आगे चलकर अनेक भारतीय राजाओं को परास्त कर यह भारत पर कब्जा कर लेंगे और भारत को अपना गुलाम बना लेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के कारण। वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो यहाँ देखेंगे फ्रांसीसियों की पराजय के कई कारण होंगे। जैसे अंग्रेजी सेना का फ्रांसीसी सेना की अपेक्षा मजबूत होना, फ्रांसीसी सरकार का फ्रांसीसी कंपनी के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना, और तीसरा है यूरोप के कई युद्धों में फ्रांसीसियों का फंसना। यहाँ देखेंगे अगर इनमें से कोई एक कारण आपसे पूछे कि वह कौन सा मुख्य कारण था जिसकी वजह से फ्रांसीसी पराजित हुए, तो यहाँ अंग्रेजी सेना का फ्रांसीसी सेना की अपेक्षा मजबूत होना मुख्य कारण होगा। और इसमें से भी जो अंग्रेजी नौसेना थी, अंग्रेजी नौसेना जो थी फ्रांसीसी नौसेना की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा देखेंगे तो एक कारण और देख सकते हैं, जैसे भारत में अंग्रेज व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, यानी अंग्रेजों के पास लॉर्ड क्लाइव जैसा
एक दूरदर्शी व्यक्ति था, अग्रसूची व्यक्ति था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को सफलता मिली। जैसा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हमने बताया था कि लॉर्ड क्लाइव के सुझाव पर ही अंग्रेज़ काम करेंगे और अंग्रेज़ों को सफलता मिली। यहाँ देखेंगे जो अंग्रेज़ फ्रांसीसी संघर्ष का चैप्टर है वो समाप्त होता है। आगे इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ों का अन्य भारतीय राज्यों से कैसे संघर्ष हुआ और कैसे कैसे एक एक करके राज्यों को पराजित करेंगे, शासकों को पराजित करेंगे और भारत को अपना गुलाम बनाएंगे।